अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ डॉक्टर साजिद खुर्शीद। आज हमारे पास है सर, ये बलूचिस्तान कपास के लिए बहुत अच्छा, इसका फसल भी अच्छा होता है इधर बलूचिस्तान में। मेरे ख्याल से गन्ने से दुगना तिगना फ़ायदेमंद है। 20 नवंबर को चीन की 3 गार्जेस कारपोरेशन की तरफ से लगाए गए क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने कामयाबी के साथ डाइवर्जन टनल के दरवाजे बंद कर दिए और पानी के जखीरे को रोकना शुरू कर दिया। जैसा कि इस साल चीन और पाकिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। चाओ कांग का ख्याल है कि दोस्ताना ताउन गुज़श्ता 70 सालों का मरकजी दहारा रहा है और ये दोनों ममालिक के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। 2021 की माली साल के मुआशी सर्वे की रिपोर्ट से पता चलता है कि बलूचिस्तान में कपास की फसल के कीड़ों से कम नुकसान पहुंचा है और पंजाब और सिंध के कपास की काश्त के रवायती इलाकों के मुकाबले यहाँ कपास की पैदावार ज़्यादा बेहतर बताई गई है। इसके अलावा बलूचिस्तान ने भी नामियाती कपास की काश्त शुरू कर दी है। पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या है और चीन के तजुर्बे और टेक्नोलॉजी से क्या मुमकिन सबक सीखे जा सकते हैं, रिपोर्ट में मुलाहिजा फरमाएं। इस साल पाकिस्तान में कपास की काश्त का मौसम साजगार है, जिसमें फसल की कटाई के दौरान अच्छा मौसम भी शामिल है। कपास के बीज को आसानी से जमा किया जा रहा है और मार्केट में इसकी कारकर्दगी पिछले सालों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान की नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के वजीर सैयद फखर इमाम ने कहा कि इस साल कपास की 9.3 मिलियन गांठों की पैदावार मुतवक्को है। बलूचिस्तान में कपास की काश्त की मौजूदा सूरत हाल क्या है? सर, ये बलूचिस्तान कपास के लिए बहुत अच्छा, इसका फसल भी अच्छा होता है इधर बलूचिस्तान में। अच्छा ये इलाका भी है। बलूचिस्तान में काटन जो है बहुत बेहतरीन होती है। यहाँ पे खुशदार के अंदर तकरीबन 10 से 12 हेक्टेयर्स पे कपास काश्त की जाती है और यहाँ पे पर एकड़ जो यील्ड है वो 50 से 60 मन, जो कि बाकी सूबों में इतनी नहीं है। और यहाँ पर रेशे जो एक मन से जो हमारे कपास के रेशे जो निकलते हैं वो तकरीबन 17 किलो फी मन से निकलते हैं और ऑयल इसके जो बीज से निकलती है वो भी आला क्वालिटी की होती है, जिसकी बड़ी डिमांड है और 4 से 4.5 लीटर फी मन से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फी यूनिट रकबा की ज्यादा पैदावार और हालिया बरसों में कपास की कीमत खरीद में मुसलसल इजाफे की वजह से बलूचिस्तान के किसान गन्ने और गंदम जैसी फसलों के मुकाबले कपास में ज्यादा दिलचस्पी लेते नजर आते हैं। हम कुछ लोग पैसे कमा रहे, तब्दीली आएगी ना, लेकिन फर्स्ट क्लास वक्त में लग जाए। ये साल 6 लाख तक पहुंच गए। 5, 6, 4 फसल के मुताबिक में होगा। गंदम, गन्ना और दीगर मंसूबात के मुकाबले में कपास की आमदनी कैसी है? बहुत ज़्यादा है। हमारे बलूचिस्तान में ज़्यादातर लंबे रेशे वाले काटन है, इस वजह से हमें मार्केट में बाकी तमाम इलाके से 700 से 800 रुपया महंगा मिलता है। गन्ने की फसल के ज़मींदारों को हम देखे हैं कि उनके पैसे 6 महीने तक नहीं मिलते हैं। हमारे ज़मींदारों के पैसे 1 हफ्ते के अंदर मिल जाते हैं। कपास उगाने से ये है कि हमारे पाकिस्तान को के जो टेक्सटाइल मिल है उसको बाहर से रुई नहीं मंगवानी पड़ती है। बाकी हमारे ज़मींदारों को बहुत सारा मुनाफा पैसा मिल रहा है, जो कि ज़मींदार भी मुतमईन है कि ज़मींदारी में हमें 4 पैसे बच रहे हैं। मेरे ख्याल से गन्ने से दुगना तिगना फ़ायदेमंद है। सूबा पंजाब और सिंध पाकिस्तान के रवायती कपास पैदा करने वाले सूबे हैं। हालिया बरसों में बलूचिस्तान ने भी कपास की काश्त को भरपूर तरीके से तरक्की देना शुरू कर दी है। बलूचिस्तान के वजीर ज़राअत इंजीनियर जमरक ने बताया कि सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान के मुनफरिद मौसमी हालात से मुस्तफीद होने वाले 20 इलाकों में कपास की काश्त को बढ़ाने का फैसला किया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे बलूचिस्तान में कपास पे कीड़ों का हमला बहुत कम है। ऐसा समझें कि यहाँ पे अगर हम जिस फील्ड पे खड़े हैं ये भी ऑर्गेनिक कॉटन ही है, क्योंकि यहाँ पे किसान दोस्त कीड़े जो कि लेडी बग बीटल है और ड्रैगन फ्लाई वगैरह हैं, ये सारे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। बहुत कम होती है जो स्प्रे कर लेते हैं, लेकिन ऐसा समझ लें कि ये नामियाती कपास है यहाँ पे बलूचिस्तान में।
देखें जैसे अभी हम ये मौजूद हैं, हमारे ये कपास बिल्कुल अभी पुराना भी हो गया है, इसमें इंसेक्ट का इतना हमला नहीं है। ठीक, अगर हमला है तो हमारे साथ 2 कीड़े भी मौजूद हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारे लेडी बर्ड बीटल मौजूद है। तो ऐसे कीड़े हैं जो हमारे नुकसानदेह कीड़ों को खाते हैं और फ़ायदेमंद कीड़े हमारे ज़्यादा हैं, जिस वजह से हमारे साथ स्प्रे बहुत कम होता है। 2020 में पाकिस्तान में कपास की पैदावार में कमी की बुनियादी वजूहात गुज़श्ता मौसम बहार में कीड़े और बीमारियां, खुश्क साली और कपास के पौधों के रकबे में कमी है। ताहम बलूचिस्तान में कीड़ों का कम दबाव नामियाती कपास के लिए रहने की बेहतर जगह फराहम करता है। सर, नामियाती कपास को बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्प्रे वगैरह नहीं होता है। आजकल तो आपको पता है कि हर चीज़ ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है। बाहर के मुल्कों में टमाटर को भी देखें, वो भी ऑर्गेनिक डिमांड है, खीरा है उसकी भी डिमांड है। इसी तरह बाहर के जो फैक्ट्रीज़ हैं वो कपास, ऑर्गेनिक कपास जो होता है उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और उसकी कीमत भी बाकी का कपास की निस्बत ज़्यादा है। बलूचिस्तान में कपास के काश्तकारों ने भी पौधे लगाने के अमल के दौरान अपनी बवाई की महारत का खुलासा किया। उनको बता रहे हैं कि पौधों का, पर पौधे की जो फासला है वो अलग होना चाहिए। हर वैरायटी का, हर बीज का अलग एक हिस्सा होता है। जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें अपने जिस्म में लगते हैं तो उनको अलग लगाया जाता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो ज़्यादा शाखिन हैं, उनको ज़्यादा फासला दिया जाता है। दुनिया की कपास में चीन की पैदावार का हिस्सा 25% है, जबकि चीन का कपास की काश्त का रकबा दुनिया का सिर्फ 12% है। स्याह टेक्नोलॉजी, चीन की कपास के पौधे लगाने की टेक्नोलॉजी ने मौसर तरीके से कपास की पैदावार में इजाफा किया है। कपास मूंगफली की इंटरप्लांटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहले साल में हम बाएं तरफ कपास और दाएं तरफ मूंगफली लगाते हैं। दूसरे साल में हम दोनों फसलों की जगहों को तब्दील कर सकते हैं ताकि ज़मीन की साख्त की नोयत कायम रहे। इस इंटरप्लांटिंग तकनीक की बदौलत कपास की पैदावार में 20% इजाफा हुआ है और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में भी इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान में कपास की काश्त में पानी की तवील किल्लत का सामना भी है। खुश्क आबो हवा बलूचिस्तान में कपास की गैर मुतवक्का फसल देती है। जी, यहाँ पे बलूचिस्तान में ऐसा समझ लें कि काटन के लिए जो मौसम है जिसमें मॉइस्चर, इस जोन में मॉइस्चर कम है, तो यहाँ पे बेहतरीन काटन काश्त की जाती है, जिसमें काटन की जो रुई है उसमें मॉइस्चर की बहुत कमी होती है। लिहाजा मैं तो कहता हूँ कि बलूचिस्तान का जो जिस इलाके में हम खड़े हैं, वैसे पूरा ही बलूचिस्तान ये फेवरेबल है काटन कल्टीवेशन के लिए। बलूचिस्तान पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों को तब्दील करने के लिए सख्त मेहनत भी कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में कपास के खेत बन सकें। बलूचिस्तान में ज़रई अराज़ी का रकबा 72,000 एकड़ है और मीरानी डैम 50,000 एकड़ अराज़ी को सैराब कर सकता है। डैम की तामीर आबी ज़राए के मसले का मुअस्सर हल बन गई है। अगर पानी ही नहीं होगा तो ज़मीनें वैसे ही बंजर पड़े हुए हैं। इसके लिए सबसे आसान हल ये है कि डैम्स बना दिए जाएं ताकि वाटर टेबल ऊपर आ जाए, तो इसकी बेहतरीन कल्टीवेशन हो सकती है। सिंकियांग, चीन और पाकिस्तान में पौधे लगाने की आबो हवा एक जैसी है। दोनों खुश्क और कम बारिश वाले इलाके हैं। इस सूरत हाल में पौधे की जड़ के नीचे ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल सिंकियांग में कपास की पैदावार को चीन की टोटल पैदावार का तकरीबन 90% बनाता है। अब तक शिनजियांग में कपास के काश्तकारों की अक्सरियत ने ज़मीन को सैराब करने के लिए नामियाती खाद के नीचे ड्रिप इरिगेशन का तरीका इख्तियार किया है, जिससे पानी बचाया जा सकता है। इस तरीके को पाकिस्तान में भी फ़रोग दिया जा सकता है। 2006 से शिनजियांग में कपास के खेतों में पानी और खाद को बाहम मिलाकर खेतों में डाला गया। ख़ास तौर पर खाद के नीचे ड्रिप इरिगेशन के इस्तेमाल ने इस बात को यकीनी बनाया कि पानी और खाद ज़ाया हुए बगैर तमाम पौधों तक पहुँचे, जिसकी वजह से मैकेनिकल ऑपरेशंस की सतह कम हुई है और इसने ज़मीन के इस्तेमाल की शरह को बेहतर किया है। इसके साथ ही जड़ी बूटियों की अफजाइश को रोका, जो कि कपास की आला पैदावार और मयार के लिए साजगार है। मजदूरी की ज़रूरत में कमी से मुआशी फ़ायदा बढ़ सकता है। कपास की पैदावार को बढ़ाने के लिए पौधे लगाने और आबपाशी की टेक्नोलॉजी में बेहतरी के साथ साथ बीज ज़रई चिप्स के तौर पर एक अहम किरदार अदा करते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि सीड्स की मद में काटन के सब्सिडी दे रही है। इस दफ़ा DAP यूरिया में भी उनको 1500 रुपये पर बैग सब्सिडी दी है, जो कि अभी तक नहीं आए हैं, आने वाले हैं, तो वो भी काटन ग्रोअर्स के लिए है।
زمینداروں کو سبسڈی مل رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ان کو سبسڈی ملتے رہے گی۔ چین میں سنکیانگ اور پاکستان میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں دونوں ملکوں سے کپاس کے اسکالرز پاکستان میں کپاس کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے کپاس کے بیجوں میں چھپے اچھے جین کی تلاش میں ہیں۔ پاکستانی کپاس کے پودے شدید گرمی کی شدت کو برداشت کرنے کی قابل ذکر صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب درجہ حرارت ہفتے بھر کے لیے 40 سینٹی گریڈ تک بڑھ جاتا ہے تو چینی لمبے ریشے والی کپاس کی قوت مزاحمت کمزور پڑ جاتی ہے اور پھولوں اور بیلوں کا گرنا آسان ہوتا ہے۔ تاہم پاکستانی کپاس ایسے درجہ حرارت کے خلاف مزاحمت کر سکتی ہے اور عام طور پر بڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں گرمی برداشت کرنے کی بہت صلاحیت موجود ہے۔ ونڈ پاور پروجیکٹس پاکستان میں آلودگی سے پاک توانائی کے حصول کا اہم ذریعہ ہیں۔ اس توانائی کے حصول کے اہداف کے مطابق 2025 تک قابل تجدید توانائی کی تقسیم کا تناسب موجودہ شرح 6% سے بڑھا کر 25% تک لے جایا جائے گا اور 2030 تک پاکستان میں ونڈ پاور پروجیکٹس کی مدد سے اس میں 30% تک اضافہ کیا جائے گا۔ 20 نومبر کو چین کی 3 گارجز کارپوریشن کی طرف سے لگائے گئے کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نے کامیابی کے ساتھ ڈائیورژن ٹنل کے دروازے بند کر دیے اور پانی کے ذخیرے کو روکنا شروع کر دیا۔ پنجاب پاکستان میں دریائے جہلم پر بنایا گیا کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی کل نصب صلاحیت 7,20,000 کلو واٹ ہے اور اس کی کل سرمایہ کاری 1.74 بلین امریکی ڈالر ہے۔ تکمیل کے بعد یہ 50 لاکھ مقامی گھرانوں کی بجلی کی کھپت کو پورا کر سکتا ہے اور پاکستان میں بجلی کی کمی کو مؤثر طریقے سے دور کر سکتا ہے۔ اپریل 2015 میں کروٹ ہائیڈرو پاور اسٹیشن کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ پچھلے 6 سالوں میں معماروں نے مشکلات اور چیلنجوں کے ایک سلسلے پر قابو پا لیا ہے اور پے در پہ اہم نوڈز حاصل کیے ہیں، جیسے کہ دریا کی بندش، پاور ہاؤس کی روف کیپنگ اور پہلی روٹر مشین لہرانا۔ خاص طور پر 2020 کے اوائل میں کووڈ-19 عالمی وبا کے بعد ہیروز اور اس سے وابستہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد مشکلات پر قابو پانے اور اس منصوبے کی ہموار پیش رفت کو یقینی بنانے کے لیے فرنٹ لائن پر طویل عرصے تک تعینات رہی۔ اس عرصے کے دوران چین نے پروجیکٹ بنانے والوں کی صحت کے تحفظ کے لیے پیشہ ورانہ طبی ٹیمیں روانہ کیں۔ مئی 2021 میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان اور پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ نے اپنے ذاتی سوشل میڈیا پر کروٹ ہائیڈرو پاور اسٹیشن کے منصوبے کی تعمیر کا جائزہ لیا اور شدید وبائی صورتحال میں منصوبے کی تعمیر کو جاری رکھنے اور کامیابیوں کو بہترین الفاظ میں سراہا۔ کروٹ پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد یہ پاکستان کو مارکیٹ میں مسابقتی صاف توانائی کی فراہمی کرے گا۔ تمام یونٹس کے کام کرنے کے بعد اس سے تقریباً 1.4 ملین ٹن معیاری کوئلے کی بچت اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں سالانہ 3.5 ملین ٹن کمی متوقع ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ کروٹ ہائیڈرو پاور اسٹیشن سمیت کچھ منصوبے صاف اور گرین چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ویژن کو حقیقت میں بدل رہے ہیں۔ دریائے جہلم سے جنوب تک پھیلا ہوا سندھ میں ونڈ پاور کوریڈور پر بہت سی ونڈ ٹربائنیں کھڑی ہیں۔ جب آپ ٹاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور اوپر دیکھتے ہیں تو دیو ہیکل بلیڈ ہوا کے ساتھ گھومتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر ونڈ فارم 1.5 ملین گھرانوں کو تقریباً 1 سال کی بجلی فراہم کرتا ہے۔ 3 گارجز پاکستان ونڈ پاور پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ 2014 میں کمرشل آپریشن کے لیے شروع کیا گیا تھا اور یہ پاکستان میں چینی انٹرپرائز کی جانب سے سرمایہ کاری اور تعمیر کیا جانے والا پہلا ونڈ پاور پروجیکٹ بھی ہے۔ اس کے بعد جون 2018 میں 3 گارجز پاکستان ونڈ پاور پروجیکٹ کا دوسرا مرحلہ بجلی کی پیداوار کے لیے شروع کیا گیا۔ 3 گارجز انٹرنیشنل پاکستان ونڈ پاور پروجیکٹ کمپنی کے لین آپریشن اور انتظام کی بدولت ونڈ پاور پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے میں گرڈ سے منسلک ہونے کے صرف 2 ماہ بعد ہی 100 ملین سے زیادہ بجلی کا ہدف کامیابی سے حاصل کر لیا ہے۔ 3 گارجز ونڈ پاور پروجیکٹ کی بجلی پیدا کرنے کی موجودہ صلاحیت
1,50,000 کلو واٹ تک پہنچ گئی ہے، جس میں سالانہ اوسطاً 430 ملین کلو واٹ گھنٹے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایکچولی ہم سال میں 2 دفعہ مینٹنس کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے سیمی اینول مینٹنس، دوسری ہوتی ہے اینول مینٹنس۔ سیمی میں ٹارکنگ وغیرہ نہیں ہوتی تو صرف اس کی دوسری مینٹنس ہوتی ہے، ٹارکنگ کے علاوہ ہم وہ کرتے ہیں۔ اینول میں پراپر جو WTGs کی پوری ٹارکنگ وغیرہ ہے وہ بھی کمپلیٹ مینٹنس ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ایکچولی PMDD سنکرن جنریٹر ہیں جو کہ فل کیپیسٹی پہ کام کرتے ہیں، ان کا کوئی انرجی لاس وغیرہ نہیں ہے۔ میں نے یہ کمپنی 2015 میں جوائن کی تھی۔ 2015 میں نے ماسٹر چائنا سے کمپلیٹ کیا تھا، ادھر سے ہی میری ہائرنگ ہوئی تھی تو میں وہاں سے ہی جوائن کیا تھا CTG کو۔ اس کو اس لیے جوائن کیا تھا کیونکہ یہ پاکستان میں ان کے بہت بڑی کمپنی تھی، ان کے CTG بہت بڑا ایک گروپ ہے، تو میں اپنا ایک فیوچر کو بلڈ اپ کرنے کے لیے میں نے اس کو جوائن کیا تاکہ میرا اس میں فیوچر بن سکے۔ میں ایکچولی اس مینٹنس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں، تو میں ایز اے اسسٹنٹ مینیجر کام کرتا ہوں۔ تو ہمارا بیسیکلی کام ہوتا ہے میں WTGs کی مینٹنس اور ٹربل شوٹنگس اور ایمرجنسی رسپانس وغیرہ کو بھی فالٹ کی ٹربل شوٹنگ کرنی ہوتی ہے، تو ہم اس کے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں۔ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، کیونکہ آپ جب اسٹڈی کرتے ہو تو ایک جب بک ریڈ کرتے ہو تو وہ اور پریکٹیکل لائف میں ڈفرینٹ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو جب پریکٹیکلی چیز کرتے ہو تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جو چیز آپ بک میں صرف دیکھتے ہو ادھر آ کے فزیکلی کرتے ہو، تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ 3 گارجز ونڈ پاور پروجیکٹ نہ صرف ماحول دوست ہے بلکہ مقامی ملازمین اور مقامات میں توانائی بھی پیدا کرتا ہے۔ عادل اشرف جیسے بہت سے پاکستانیوں کا چائنا 3 گارجز کے لیے کام کرنا ان کے کیریئر کا سب سے بڑا خواب ہے۔ چائنا 3 گارجز یعنی CTG دراصل عمل اور طریقہ کار کے لحاظ سے ایک بہترین کمپنی ہے۔ یہ اپنے ملازمین کا خیال رکھتی ہے اور جہاں تک ویژن اور مشن کا تعلق ہے، یہ پاکستان میں دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں شاندار ہے۔ اس کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں جس چیز سے میں متاثر ہوا وہ عمل اور پالیسیوں کی پابندی ہے، اور میں نے چینی ساتھیوں میں جو نظم و ضبط پایا ہے اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک چینی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے بعد اب میں اپنا کام زیادہ انہماک، توجہ اور تفصیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہوں۔ میں نے 3 گارجز میں 7 سال قبل 2014 میں بلکہ در حقیقت اگست 2014 میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اپنی گریجویشن کے بعد میری اولین ترجیح تھی کہ میں کسی ایسے شعبے کا انتخاب کروں جہاں متبادل توانائی کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہو، اور اس وقت ونڈ پاور سیکٹر میں چائنا 3 گارجز سب سے اچھا کام کر رہی تھی، اس لیے میں نے اس کمپنی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ آج کل توانائی کے میدان میں قابل تجدید توانائی سب سے زیادہ مقبول ہے۔ میں قابل تجدید توانائی کے اسی شعبے میں کام کرنا پسند کروں گا جس میں پن بجلی، ہوا کی توانائی اور شمسی توانائی کے منصوبے شامل ہیں، کیونکہ مستقبل قریب میں پورا ملک اور پوری دنیا قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کی طرف مائل ہو جائے گی۔ جہاں تک مقامی لوگوں کا تعلق ہے، وہ بہت بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس منصوبے کی وجہ سے ان کا معاشی زندگی کا معیار بہت بلند ہوا ہے۔ ہوا کی توانائی کے منصوبے دراصل پاکستان اور قاہرہ میں شیمپین کے کوریڈور میں لگائے گئے ہیں۔ وہ علاقہ پہلے ہی پسماندہ ہے۔ گزشتہ برسوں میں چینی منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری کمپنی نے ان پر بہت زیادہ رقم خرچ کی ہے، جیسے میں اسکول کے بچوں کو وظائف مہیا کر رہا ہوں، شمسی روشنی کے حل فراہم کرنا، پانی فراہم کرنا اور علاقے کے پانی کے مسائل میں سرمایہ کاری کرنا۔ 2016 میں جب میں ہوائی جہاز کے ذریعے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا تو ایئرپورٹ کے فرسودہ انفراسٹرکچر کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن گزشتہ 5 سالوں میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی تعمیر کے ذریعے چاہے وہ ایئرپورٹ ہو یا ہائی وے، یہاں کے بنیادی ڈھانچے کو بہت بڑے پیمانے پر تبدیل کر دیا گیا ہے۔
मुस्तकबिल में दोनों ममालिक की सनती बुनियादों और वसाइल की मुंतकिली की बुनियाद पर चीन पाकिस्तान विंड पावर ताउन मजीद हम आहंगी पैदा करेगा। चीन इस वक्त टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों पर अमल दरामद के हवाले से सबसे आगे है। खुद चीन 2020 में चीन हवा से बिजली पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। सिर्फ पिछले साल तकरीबन 72 गीगाहर्ट्ज़ की तनसीबात लगाई गई हैं। कोरोना वबा के बावजूद चीन पाकिस्तान यकीनी तौर पर इन चीनी टेक्नोलॉजी और रंगों और इस इक्तसादी ताउन के मुआहदे के तहत होने वाले अमल से फ़ायदा उठा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में हवा से तवानाई पैदा करने के लिए हालात बेहतरीन हैं और बिजली पैदा करने की बड़ी सलाहियत है। हम कार्बन न्यूट्रलिटी के आलमी हदफ को हासिल करने में मदद करते हुए पाकिस्तान की तवानाई की तामीर और इक्तसादी और समाजी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल कोशिशें करेंगे। पाकिस्तान ने 2030 तक मजमूई तवानाई का 30% काबिल तजदीद तवानाई से हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया है। चीनी काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे जैसे विंड फार्म, हमारे विंड पावर प्रोजेक्ट हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हासिल किए जाने वाले इस हदफ में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान में चीन के साबिक सफ़ीर चुगंग ने 1991 से 1995 तक पाकिस्तान में चीन के 10वें सफ़ीर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। अपनी मुद्दत मुलाज़मत के दौरान उन्होंने चीन पाकिस्तान दोस्ती का तजुर्बा किया और नाकाबिले फरामोश हंगामी हालात से निपटा। इस प्रोग्राम में आइए चुगंग की कहानी सुनते हैं। चौ कांग ने 1962 में चीन की वजारत खारजा में शमूलियत इख्तियार की और 1988 से 2001 तक मलेशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और हिंदुस्तान में चीन के सफ़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। उनका कहना है कि वो चीन और पाकिस्तान के दरमियान गहरी दोस्ती को कभी नहीं भूलेंगे। मई 1991 में पाकिस्तान पहुंचते ही मेरा पुरजोश और आला सतह का इस्तकबाल किया गया। चूँकि चीन पाकिस्तान सिफारती ताल्लुकात की 40वीं सालगिरह की तकरीब 20 मई को होने वाली थी, मुझे 18 मई को पाकिस्तान के उस वक्त के सदर इसहाक खान को असनाद पेश करने का एहतमाम किया गया था। सदर ने मुझसे बहुत खुशगवार अंदाज में बातचीत की। मैं बहुत मुतासिर हुआ। उस वक्त मैंने चीन पाकिस्तान दोस्ती की मिठास को महसूस करना शुरू किया। मैंने खुद से वादा किया कि मुझे उन्हें हमारे मुल्क पर कायम एतमाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और अपने पाकिस्तानी भाइयों को मायूस नहीं होने देना। 20 मई 1991 को पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 40वीं सालगिरह के लिए मुनक्किदा इस्तकबालिया में सदर ने ज़ाती तौर पर शिरकत की। सदर की शिरकत इस बात का सबूत था कि वो इस दोस्ती की बहुत कदर करते हैं। इसके अलावा कई सीनियर सरकारी अफसरान और तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। मजमूई तौर पर 400-500 मेहमान थे। वो दोस्ताना माहौल में इस कदर खोए हुए थे कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। उनमें से बहुत से लोग तकरीब के इख्तिताम तक जाना नहीं चाह रहे थे। दोस्ती जो लोगों के दरमियान करीबी राब्ते से हासिल होती है, रियासत से रियासती ताल्लुकात की कलीद होती है। चौ ने दोनों ममालिक के लोगों के दरमियान दोस्ती को आगे बढ़ाया है। सफ़ीर चौ कांग 25 अप्रैल 1992 को गिलगित के दौरे पर शाहराह कराकोरम के शुमाल की जानिब गए। चूँकि ये शाहराह जिसे चीन पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा जाता है, 1960 और 1970 की दहाई में चीन की मदद से तामीर की गई थी। इसलिए शाहराह के किनारे रहने वाले हमेशा चीनी लोगों का गर्मजोश और दोस्ताना इस्तकबाल करते हैं। अगले दिन वापस सिफारत खाने जाते हुए हम एक पहाड़ के किनारे पर आराम के लिए रुके, जहां बच्चों के एक ग्रुप ने हमें देखा और हमारी तरफ इशारा करने लगे। जब वो करीब आए और हमारी गाड़ी पर चीनी कौमी परचम देखा तो उन्होंने फ़ौरन खुशी का इजहार किया और बुलंद आवाज़ में चीनी ज़ुबान में बोले, चेयरमैन माओ, चुएन लाए। ये बच्चे ना कभी पहाड़ी इलाके से बाहर निकले थे और ना ही स्कूल में तालीम हासिल की थी, लेकिन वो चीन के अजीम लीडर चेयरमैन माओ ज़ेतुंग और वज़ीर आज़म चुएन लाई को जानते थे। इस शाहराह से वाबस्ता दिल छू लेने वाली कहानियाँ यहीं ख़त्म नहीं होती।
जब हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया तो अंधेरा छा रहा था। बदकिस्मती से हम एक लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए जो हमारे आगे के रास्ते की रुकावट बन गई। उस लम्हे एक पाकिस्तानी सार्जेंट आया और अचानक हमें सलामी देते हुए कहा, जनाबे मोहतरम, ये सड़क चीनी दोस्तों ने हमारे लिए बनाई है। जब भी आप इस सड़क से गुजरें आपको खुशामदीद है। ये सड़क हमेशा आपके लिए खुली है। उस रात रास्ते में आई मिट्टी और पत्थरों को तेज़ी से साफ किया गया। मैंने उसके हाथ मजबूती से थामे और उर्दू में कहा, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अगरचे सफारती काम पुरकशिश लगता है लेकिन चैलेंजों से भी भरा होता है। पाकिस्तान में चीनी सफीर की हैसियत से चौ कांग ने चीनी शहरियों के अगवा के 3 वाकयात का सामना किया, जिनमें से 1 अक्टूबर 1992 में पेश आया जिसने उन पर गहरा असर छोड़ा। 19 अक्टूबर को बलूचिस्तान में सैंडक गोल्ड कॉपर माइन में काम करने वाले 6 चीनी माहिरीन अशियाए ज़रूरत खरीदने के लिए कराची जा रहे थे कि उन्हें एक कोने में ताक में बैठे मुसल्ला अहलकारों के एक ग्रुप ने गैर मतवक्के तौर पर हाईजैक कर लिया। कार में सवार करने के बाद उन्हें अफ़गानिस्तान भेज दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही हमने फौरी तौर पर चीन की वजारत ख़ारजा को मुतला किया। इसके साथ साथ पाकिस्तानी फरीक ने भी हमारी भरपूर हिमायत की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुझसे कहा कि हमें बहुत अफसोस है कि यहाँ ये वाक़या पेश आया। हम अपने चीनी दोस्तों के एहसासात समझते हैं। हम चीनी दोस्तों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। खुशकिस्मती से 6 चीनी माहिरीन इस वजह से महफूज रहे कि उनका मकसद चीनी लोगों को निशाना बनाना नहीं था। पाकिस्तानी हुकूमत ने अफगान हुकूमत से राब्ते की हर मुमकिन कोशिश की और फ़ाल ताउन किया। इस बार मैंने दोबारा पाक चीन दोस्ती की ताकत को महसूस किया। पाकिस्तानी फरीक ने हमारी बहुत मदद की और हमारे साथ घर के फ़र्द जैसा बर्ताव किया, जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया। तमाम फरीकों की कोशिश का शुक्रिया। 6 चीनी माहिरीन 11 दिन बाद बाहिफाजत पाकिस्तान वापस आ गए। 22 मार्च 1995 को जब सफ़ीर चौ कांग चीन वापस आने वाले थे तो सदारती महल के हाल में एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जहां पाकिस्तानी सदर फारूक लगारी ने चौ कांग से मुलाकात की और उन्हें हलाल पाकिस्तान से नवाजा। ये पाक चीन ताल्लुकात और पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में उनकी शराकत पर पाकिस्तान की तरफ से मेडल था। उस दिन तकरीब में पाकिस्तान में मुकीम कई ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। सदर लगारी ने जो अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल किए वो मैं और मेरी अहलिया कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने मेरी बीवी डेंग जुनबिंग से कहा, प्रोफेसर डेंग, आपने पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के लिए पाकिस्तान में बहुत कुछ किया है। सफ़ीर चाओ को मिलने वाला निस्फ तमगा आपका है। ये सुनने के बाद वो सदर की तरफ से सराहे जाने से बहुत मुतासिर हुई। जैसा कि इस साल चीन और पाकिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। चौ कांग का ख्याल है कि दोस्ताना ताउन गुज़श्ता 70 सालों का मरकजी धारा रहा है और ये दोनों ममालिक के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। चीन और पाकिस्तान के माबैन सिफारती ताल्लुकात की बुनियाद 1951 के अवाइल में रखी गई। शुरू में पाकिस्तानी चीन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन हमारी कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान की समझ और हम पर एतमाद बढ़ा है। गुज़श्ता 70 सालों से चीन पाकिस्तान दोस्ती गहरी हुई है और दो तरफ़ा ताउन बहुत वसी हो चुका है, जो न सिर्फ दोनों ममालिक के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी साजगार है। यकीनन नए दौर में ये एक नया मौजू होगा कि पाकिस्तान को चीन के बारे में मज़ीद कैसे बताया जाए। आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यहीं तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।